नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर कांग्रेस के ब्लैक पेपर की, केंद्र सरकार के खिलाफ दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ते गुस्से की, बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, ईवीएम की हुई चोरी की, जानेंगे दिल्ली के बॉर्डर पर क्यों किसानों ने किया हल्ला बोल, और बुलेटिन के आखिर में बात तमिलनाडु में बीजेपी को लगे बड़े झटके की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, 24 विधायकों ने किया हस्ताक्षर, विधानसभा स्पीकर को दिया नोटिस। नई औद्योगिक नीति की तैयारी में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार, हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का करेगी विकास, इंटरनेट को सरकार बनाएगी बुनियादी अधिकार। भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर किया गया सील, लोगों की आवाजाही बंद, घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का फैसला। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 724 अंकों की गिरावट के साथ 71,428 पर हुआ बंद, निफ्टी 213 अंकों की गिरावट के साथ 21,718 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार 10 साल के अपने कामकाज को लेकर श्वेत पत्र लेकर आई है, लेकिन इस श्वेत पत्र से पहले ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर पेश कर दिया है। इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार की नाकामियों को सामने लाया गया है। तो किन नाकामियों का किया गया है जिक्र, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। इसी कड़ी में मोदी सरकार की तरफ से लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया। सरकार के श्वेत पत्र में दावा किया गया है कि यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से देश को नुकसान हुआ, जबकि एनडीए सरकार में स्थिति बेहतर हुई। लेकिन इस श्वेत पत्र के आने से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर पेश कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी कभी बात नहीं करती। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। खड़गे ने कहा कि 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने तरफ ले लिया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कितने पैसे देकर खरीदा। आप लोग जानते हैं कि हमारी कितनी सरकारें चुनी हुई थी, जैसे मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड। यहाँ सरकारें कैसे गिरी आप जानते हैं। अगर बीजेपी डराकर हमें कमजोर करना चाहती है तो ना कांग्रेस और ना ही मैं इससे प्रभावित होंगे। खड़गे ने कहा कि देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे बीजेपी सरकार कभी नहीं उठाती, उन सभी मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है। उन्होंने आगे कहा कि 2 दिन पहले पीएम मोदी ने पीएसयू की बात की। नेहरू के जमाने के HAL, HMT भेल को उन्होंने कभी नहीं बताया। इसमें कितने लोगों को बेहतरीन नौकरियां मिली हैं, ये कभी नहीं बताया। गाँव में रोजगार कम हो रहे हैं क्योंकि सरकार मनरेगा का पैसा रिलीज नहीं कर रही है। कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर पर मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल का जिक्र किया गया, जिसमें आर्थिक अन्याय, किसान संकट, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, बेरोजगारी, इकोनॉमी के बारे में मोदी सरकार की खामियां बताई गई। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल का चिट्ठा खोल कर रख दिया। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। तो दक्षिण भारत ने मोदी सरकार पर उसके साथ गलत व्यवहार का आरोप लगाया है। पहले कर्नाटक की सरकार ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो आज बारी केरल की सरकार की थी। केरल के सीएम का विरोध प्रदर्शन में साथ देने के लिए दिल्ली और पंजाब के सीएम भी पहुंच गए। तो क्या है दक्षिण के राज्यों की मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र पर कथित धन के आवंटन में भेदभाव को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ दक्षिण के राज्य एकजुट हुए हैं। कर्नाटक के बाद अब केरल और तमिलनाडु भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आ गए हैं। इस मामले में केरल का वाम मोर्चा और तमिलनाडु की डीएमके ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। केरल के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल और गठबंधन के विधायकों के साथ जंतर मंतर पर धरना दिया। धरने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी भी शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है।
है। केंद्र सरकार विपक्ष की सरकारों को जायज फंड नहीं दे रही है, जो उनका हक है। उपराज्यपाल और राज्यपाल के जरिए उनके कार्य में रोज टांग अड़ाती है और विपक्ष को पकड़ा जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। अगर केरल के लोगों को उनके हक का फंड नहीं मिलेगा तो काम और सरकार कैसे चलेगी। वहीं आपको बता दें कि केरल के सीएम विजयन ने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में एक अहम दिन होने जा रहा है। हम एकजुट होकर लड़ेंगे। हम यहाँ भारत के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ आए हैं। हम एक लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं जो राज्यों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की शुरुआत करेगी। केंद्र केरल के प्रति आर्थिक रूप से भेदभाव कर रही है। राज्य में आर्थिक तंगी है, इस वजह से प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली ने सहकारी संघवाद को कमजोर कर दिया है। उधर डीएमके का आरोप है कि तमिलनाडु में आई आपदाओं में केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिली। केंद्र दक्षिण के राज्यों के साथ पक्षपात का व्यवहार कर रही है, इस वजह से केंद्र का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता तो पहले से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और अब इस लड़ाई में तमिलनाडु और केरल के सांसद भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण के राज्य अपना हक मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जहां सरकार बीजेपी और उसके सहयोगियों की नहीं है, वहां उसे लेकर केंद्र का नजरिया अलग है। केंद्र सरकार के इसी नजरिए पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि देश में ओबीसी की जनगणना बेहद जरूरी है। और क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची। इस मौके पर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को फ्लैग हैंडओवर किया। आज दर्रामुड़ा में नाइट हॉल्ट होगा, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मोदी जी खुद को ओबीसी वर्ग का बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वे गुजरात के तेली समुदाय के हैं। तेली जाति को गुजरात सरकार ने सन 2000 में ओबीसी का दर्जा दिया था। पीएम मोदी का जन्म सामान्य परिवार में हुआ, इसलिए वे किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वे किसी किसान का हाथ नहीं पकड़ते, वे किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वे सिर्फ अडानी का हाथ पकड़ते हैं। अडानी की कंपनी में भी गरीब, ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है। अगर मिल गया तो मैं जाति जनगणना की मांग नहीं करूंगा। जब से मैंने ये मुद्दा उठाया है, मोदी जी कहने लगे हैं देश में अमीर और गरीब जाति हैं। अगर देश में अमीर और गरीब ही जाति हैं तो मोदी जी ओबीसी कैसे बन गए? ये सामाजिक न्याय की बात है, कांग्रेस इससे पीछे हटने वाली नहीं है। यात्रा अब 2 दिनों के लिए रुकेगी। 11 फरवरी को एक बार फिर भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें, राहुल गांधी ने इससे पहले कहा, जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो लोगों ने कहा कि आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा तो कर ली, लेकिन जो बाकी राज्य छूट गए उनका क्या? इसके बाद हमने मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की, इसलिए हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जारी रखी। बीजेपी का काम अन्याय बढ़ाओ और हिंसा नफरत बढ़ाओ है। लोगों के साथ आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ओबीसी, दलित, आदिवासियों के अधिकार की बात कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि उनको सभी अधिकार कांग्रेस की सरकार आने पर मिल पाएंगे। राहुल मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया है। तो क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईवीएम से हो रहे चुनाव की निष्पक्षता पर विपक्ष लंबे समय से सवाल उठा रहा है। खासकर पिछले विधानसभा चुनावों के बाद ईवीएम को हटाने की मुहिम तेज हो चुकी है। दावा तो यहां तक कर दिया गया है कि अगर ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो मोदी सरकार की लोकप्रियता की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। लेकिन विपक्ष के आरोपों को बीजेपी खारिज करती आई है और चुनाव आयोग ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को गलत बताया है। इस बीच महाराष्ट्र से ईवीएम की चोरी की बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग ने 3 अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश जारी किया है। मामला पुणे का है, जहां कथित तौर पर एक राजस्व अधिकारी के कार्यालय से पुलिस ने चोरी हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की नियंत्रण इकाई बरामद की है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को क्षेत्र के उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार और उप विभागीय पुलिस अधिकारी को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। फिलहाल मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दरअसल 3 फरवरी को सासवड़ के तहसीलदार के कार्यालय से ईवीएम की नियंत्रण इकाई और कुछ सामग्री की चोरी हुई थी, जिसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप और तेज हो गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है
और ईवीएम के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर विपक्ष हमलावर है। इससे पहले गोवा में ईवीएम गड़बड़ी के सबूत मिले थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कब तक विपक्ष के विरोध को नजरअंदाज करेगा चुनाव आयोग। अब ईवीएम के मुद्दे पर क्या फैसला लेता है चुनाव आयोग, ये देखने वाली बात होगी। ईवीएम चोरी हो गई। वैसे ईवीएम सवालों में तो पहले से ही बनी हुई है और अब इसकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवाल किसानों की जमीन को लेकर भी हैं। यूपी के किसानों ने आज दिल्ली बॉर्डर पर हल्ला बोल दिया। वैसे किसानों ने ऐलान तो संसद के घेराव का भी किया था, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। तो क्यों नाराज हैं किसान, देखिए इस रिपोर्ट में। सैकड़ों किसानों ने फिर मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। मोदी सरकार के खिलाफ हजारों किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है। संसद भवन को घेरने के लिए निकले किसानों को नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास रोका गया है। ये किसान दिसंबर 2023 से जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये किसान बीते कई हफ्तों से नोएडा अथॉरिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। संसद का घेराव करके विरोध जताने की तैयारी है। किसानों के मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे जाम हो गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे बंद किया गया है। जगह जगह किसानों को रोका गया। कई जगहों पर पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक की खबरें दिन भर आती रहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली और पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा लगा रहा। दरअसल नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एनटीपीसी और असल बिल्डर के खिलाफ नोएडा के किसान 60 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ 3 किसान संगठन भी है। एनटीपीसी में तालाबंदी हो चुकी है, लेकिन किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है। इसलिए बुधवार को हुई महापंचायत में दिल्ली संसद घेराव का ऐलान किया गया। किसानों की नाराजगी की वजह ये है कि उन्हें जमीन के बदले या तो मुआवजा नहीं मिला और जिन्हें मिला भी उन्हें उनकी मांग के अनुरूप नहीं मिला। साथ ही कुछ भूमिहीन परिवार भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बता दें, किसान संगठन दिसंबर 2023 से नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान समूहों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ाने के लिए 7 फरवरी को किसान महापंचायत बुलाई थी। 8 को राजधानी दिल्ली में संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया था। किसानों के आंदोलन से मोदी सरकार दबाव में है। उसे चुनाव को लेकर डर लग रहा है। देश में महीने भर बाद ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। दूसरी तरफ आज भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी चुनाव हुए। सुबह तक परिणाम भी आ जाएंगे। आर्थिक तंगी और आंतरिक सुरक्षा को लेकर परेशान पाकिस्तान में नई सरकार के लिए 8 फरवरी को वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर सुबह से ही इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई थी, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए। यहां तक सत्ताधारी दल पीपीपी ने इसका विरोध भी किया। इस बीच इमरान खान की पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि कई जगह वोटिंग के दौरान धांधली हुई, तो कई पोलिंग बूथों पर बैलेट पेपर ही कम पड़ गए। इस बीच कई बूथों को निशाना बनाए जाने की भी खबरें दिन भर आती रही। यूएन ने पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस्लामाबाद ने यूएन के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वोटिंग के बाद नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीत का दावा किया है। चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई का नाम और सिंबल जब्त कर लिया गया था, इसलिए पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारे गए। शाम 5 बजे वोटिंग समाप्त हो गई है और इसके बाद काउंटिंग शुरू हो गई है। देर रात तक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और सुबह तक नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। पाकिस्तान में 336 सदस्यीय नेशनल असेंबली सीटों में 267 सीटों पर वोटिंग हुई। बाकी की 70 सीटें आरक्षित है। इसमें से 60 महिलाओं के लिए हैं, वहीं 10 गैर मुसलमानों के लिए है। ये सीटें राजनीतिक दलों को मिलने वाले वोटों के आधार पर भरा जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात तमिलनाडु में बीजेपी को लगे झटके की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है। पार्टी इस समय अलग अलग राज्यों में सहयोगियों की तलाश कर रही है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी ने उसे झटका दे दिया है। तो किस दल ने दिया है बीजेपी को झटका, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है और समीकरण बदलने लगे हैं। बीजेपी उत्तर से दक्षिण तक कमल खिलाने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी को दक्षिण के एक राज्य से एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में बीजेपी को उसकी ही सहयोगी पार्टी ने जबरदस्त झटका दिया है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो वहीं तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके बीजेपी की ही सहयोगी रही है। लेकिन अब एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। अन्ना द्रमुक ने बुधवार को कहा कि उसने पहले ही बीजेपी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं।
जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी के दरवाजे अन्ना द्रमुक के लिए खुले हैं। शाह की इस टिप्पणी पर अन्ना द्रमुक के संगठन सचिव डी जयकुमार ने कहा कि अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी के दरवाजे अन्ना द्रमुक के लिए खुले हैं। जहां तक हमारी पार्टी के रुख की बात है, बीजेपी एक समय सहयोगी पार्टी थी, अब ये एक ऐसी पार्टी है जिसका हम खुलकर विरोध करते हैं। अब आपको बता दें कि अमित शाह ने एक तमिल दैनिक को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि गठबंधन के लिए बीजेपी के दरवाजे अन्ना द्रमुक के लिए खुले हैं। इसी इंटरव्यू का हवाला देते हुए तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलई ने कहा था कि अमित शाह ने विशेष रूप से अन्ना द्रमुक का नाम नहीं लिया या आमंत्रित नहीं किया। डी जयकुमार ने अन्नामलई का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि द्रविड़ दिग्गज CN अन्नादुरई और अन्ना द्रमुक की पूर्व प्रमुख दिवंगत जयललिता का उन्होंने अनादर किया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े नेताओं के खिलाफ अन्नामलई की आलोचना जारी रही है, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी ने इसकी कड़ी निंदा की थी। जयकुमार ने कहा कि हम बीजेपी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ता और लोग बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के खिलाफ हैं। जब हमने बीजेपी से अपना नाता तोड़ा था तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में पटाखे फोड़े थे। ये हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दर्शाता है कि वो बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करने का संकल्प का राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने स्वागत किया। जहां तक हमारा सवाल है, हमने बीजेपी के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, भले ही उन्होंने अपना दरवाजा अन्ना द्रमुक के लिए खुला रखा हो। हम नहीं चाहते कि बीजेपी हमारे पास आए। जयकुमार ने यह भी कहा कि बीजेपी भले ही अन्नामलई के खिलाफ कार्रवाई भी करते, तब भी भाजपा के साथ जुड़ने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। AIADMK के इस फैसले से जहां बीजेपी की दक्षिण में पैर जमाने की कोशिश को झटका लगा है, वही माना जा रहा है कि इससे दक्षिण में इंडिया गठबंधन को और भी मजबूती मिली है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।